थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं नास फाउंडेशन में काम करती हूँ पिछले 10 साल से। सॉरी अंजलि मैम आ नहीं पाई। आप सभी जानते होंगे अंजलि गोपालन जी को, जिन्होंने जो नास फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और जिन्होंने 377 को चैलेंज किया था। और मैं वहाँ पे 10 साल से काम करती हूँ और एज ए प्रोग्राम एसोसिएट नास फाउंडेशन में, और मैं पुलिस को भी सेंसिटाइज कर रही हूँ ट्रांसजेंडर इश्यूज़ एंड LGBTQI इशू पर पिछले 7 सालों से। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट के बारे में, और दो मुद्दों पे मैं बात करूँगी। जहाँ मैं राइट टू एजुकेशन, जो कि जैसे कि सर ने बताया, राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन राइट एक्ट 2019 में, जहां ट्रांसजेंडर पर्सन को एक एजुकेशन का राइट मिला हुआ है, क्योंकि बहुत सालों से ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ बहुत पिछड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्हें अपने राइट एक्सेस करने का मौका नहीं मिला और उन्हें अपने अपॉर्चुनिटी से उनकी अपॉर्चुनिटी छीन ली गई, मैं यही कहूँगी। और जब हम राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट में, जहाँ ट्रांसजेंडर पर्सन को राइट टू एजुकेशन का जो हक मिला हुआ है, जो अधिकार दिए गए हैं, बट अभी भी कई ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी पैरालीगल वॉलंटियर है जो दूर दराज के क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि ट्रांसजेंडर जो बच्चे हैं अभी भी स्कूल जाने से डरते हैं। और कई बार हम बात करते हैं कि ट्रांसजेंडर लोग पढ़ नहीं पाते, ये लोग जॉब क्यों नहीं करते हैं, या तो ये 2-3 प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं या टोली बधाई करते हैं। टोली बधाई आप सब जानते हैं, जो एक किन्नर कम्युनिटी होता है, जहाँ गुरु चेला का परंपरा होता है, वहाँ वो शादी ब्याह में जाते हैं, मांगते हैं, और या हम बैगिंग पे देखते हैं, रेड लाइट पे या सेक्स वर्क पे। ये 2-3 प्रोफेशन है जो वो अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए इस प्रोफेशन को वो अपनाते हैं। और किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि वो घर घर जाए और मांगे, नाच गाना करे। पर स्कूल का जो इन्वायरमेंट होता है, वो वहाँ वो सेफ फील नहीं करते हैं। भले ही अभी हमारे पास प्रोटेक्शन ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट हो, पर अभी भी कई जगह उन्हें अपने हक के बारे में ही नहीं पता है, क्योंकि जिस तरह से सर्कुलेट करना चाहिए था इस एक्ट को, शायद वो इतनी अच्छी तरीक़ा से नहीं हो पाया। और जो लोग यहाँ पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो स्कूल में एक इन्वायरमेंट व सेफ फील नहीं करते हैं, और उन्हें फोर्सफुली ये कहा जाता है कि भले ही आपके पास हक है, पर आपको स्कूल छोड़ना पड़ेगा। जिस तरह से स्कूल का इन्वायरमेंट होता है, वो अपनी बात टीचर्स तक या स्कूल के जो स्टाफ मेंबर है या एजुकेटर्स हैं उनको अपनी बात नहीं बता पाते हैं। जिस तरह की बुलिंग्स और रैगिंग होता है स्कूल्स में, अ, और जिस तरह से ये बुलिंग्स फेस करते हैं, रैगिंग, तो कहीं ना कहीं बुलिंग्स और रैगिंग की जो लॉ है उसको हमें स्ट्रांगली अप्लाई करना होगा स्कूल के एजुकेशन के क्षेत्र में। क्योंकि कई बच्चे हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं और आगे पढ़ नहीं पाते, और स्कूल का जो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है उसकी वजह से। और कई लोग कहते हैं कि ये पढ़ नहीं पाते हैं, शायद मेरे साथ, और आप 10 में से 9 ट्रांसजेंडर लोगों से आप पूछेंगे, कई लोगों ने स्कूल्स में ये चीज़ें फेस की है। तो और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि अगर स्कूल्स के करिकुलम में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के बारे में, यहाँ तक कि उन्हें रिस्पेक्ट करने के बारे में या ऐसी चीज़ें बताया जाए, ताकि स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं और जो एजुकेटर्स हैं वो थोड़े इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर हो। स्कूल के करिकुलम में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। और स्कूल्स में अगर जब बच्चे ये सारी चीज़ें फेस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन एंड बुलिंग, और ट्रांसजेंडर बच्चे अपनी बात नहीं रख पाते हैं, वहाँ पे एक ट्रांस फ्रेंडली काउंसलर का होना बहुत ज़रूरी है। शायद मेरे साथ भी हुआ था, और मेरी तरह कई ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं जो ये सारी चीज़ें फेस करते हैं। और हाँ जी। और हम जब टॉयलेट की बात करते हैं, कई बार जब हम लोग स्कूल में जाते हैं, हमें बहुत परेशानी होती है कि हम एक मेल टॉयलेट में जाएं। और मोस्टली जिस तरह का जो
एब्यूजेस होते हैं स्कूल में, वो वॉशरूम में कई बच्चों ने फेस किया है, ट्रांसजेंडर बच्चों ने। टॉयलेट वाला एक इशू है, वो भी मैं रेज करना चाहूँगी, जो स्कूल्स में होना बहुत ज़रूरी है ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए। दूसरा पॉइंट है हेल्थ एक्सेस, हेल्थ सर्विस। हेल्थ सर्विसेज में जिस तरह से सर ने बताया एचआईवी को लेकर, एचआईवी सर्वो सर्विलेंस, एचआईवी के मुद्दों पर जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति इस इन्फेक्शन के साथ जी रहे हैं, वो एक्सेस कर पा रहे हैं दवाई वगैरह जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिया जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट एसआरएस आई थिंक यहाँ काफ़ी लोग जानते नहीं होंगे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जब एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जेंडर डिस्फोरिया फील करता है, उन्हें लगता है कि नहीं मुझे अपने बॉडी को चेंज करना चाहिए, तब वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। अभी एम्स में और अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। कई ट्रांसजेंडर लोगों ने बताया कि वो एक्सेस कर पा रहे हैं। जब वो एचआरटी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए उन्हें एंडोक्रोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। फिर दूसरा फर्स्ट स्टेज होता है, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ साइकेट्रिस्ट रेफ़र करते हैं एंडोक्रोलॉजिस्ट को, जहाँ उनका हार्मोन ट्रीटमेंट होता है। हार्मोन ट्रीटमेंट से उनके पहले तो काउंसलिंग होता है साइकेट्रिस्ट के बाद, दूसरा एंडोक्रोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करते हैं, वहाँ उन्हें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। और थर्ड होता है सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, जहाँ वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपना लिंग चेंज कराना है या नहीं। पर कई लोग हैं जो पहले इससे एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, और प्राइवेट हॉस्पिटल में ये बहुत महंगा होता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के पास इतना फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो इसे एक्सेस कर पाए, इस सुविधा का लाभ उठा पाए, क्योंकि हार्मोन ही 1,000 रुपये का आता है। अगर हार्मोन टैबलेट हम लेने जाते हैं बाहर से, वो 1,000 रुपीज़ का आता है। और कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने लिए ही इतने पैसे नहीं रख पाता कि वो इस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए वो दवाइयाँ एक्सेस कर पाए। और मैं तीसरी बात वेलफेयर स्कीम या पेंशन पॉलिसी के बारे में कहना चाहूँगी। जो वृद्धावस्था में ट्रांसजेंडर है, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, क्योंकि कई ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके पास अभी भी ओल्ड एज शेल्टर होम नहीं है, या सीनियर सिटीज़न शेल्टर होम नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे के वृद्धावस्था के दौरान वो टोली बधाई नहीं कर पाते। टोली बधाई होता है जब नाच गाना करना पड़ता है, घरों में जाते हैं वो बधाई मांगने, उस टाइम उनका शरीर साथ नहीं देता है, उनके पास शेल्टर नहीं होता, उनके पास पेंशन, अगर पेंशन दिया जाता है तो वो पेंशन इतने कम होते कि वो उससे सिर्फ अपना खाना पीना भी ठीक से वो एक्सेस नहीं कर पाते। उनके लिए शेल्टर एक बहुत बड़ा इशू है वृद्धावस्था के दौरान। और जी, ये मेरे 3 मुद्दे हैं जो मैं रेज़ करना चाहूँगी। जैसे इससे जुड़े आपके कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।